जब छोड़ा सबने साथ, भारत ने दिया इजराइल का साथ। भारत ने खेल दिया बड़ा खेल, इजराइल ने भेजा अपना घातक हथियार। भारत का साथ देख भारत के दुश्मनों से भी भिड़ गया इजराइल। चीन, सीरिया, तुर्की सबको लिया आड़े हाथों। सीरिया में भागता फिरा चीन का राजदूत। 87 देशों के खिलाफ आया इजराइल। भारत ने दिया इजराइल का साथ। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर एक दोस्त की पहचान करनी हो तो उससे उस समय मदद मांगो जब आप मुसीबत में हो। और दोस्तों, अपनी दोस्ती को निभाते हुए भारत ने एक बार फिर से अपने सच्चे दोस्त और पीएम मोदी के जिगरी दोस्त इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर से बड़ा साथ दिया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त पूरी दुनिया से लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है। बस वही इस बार भारत ने इजराइल का साथ देकर करा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर भारत ने अपने सच्चे दोस्त इजराइल का साथ दिया है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन पर हुई वोटिंग पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र के घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं हैं और न ही अपनी शाश्वत राजधानी यरूशलेम में कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। इस वोटिंग में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी थी। दोस्तों, इस मसौदा प्रस्ताव का नाम इजरायली गतिविधियां जो पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाली फिलिस्तीनी क्षेत्र में वहां के लोगों के मानवाधिकारों को प्रभावित करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने का अनुरोध किया गया था कि 1967 के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके बस्तियां बसाकर और आक्रमण करके इजराइल की ओर से किए जा रहे फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के उल्लंघन के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इसमें इजराइल के यरूशलेम की जनसांख्यिकी में बदलाव करने, इसके चरित्र और स्थिति को बदलने की कोशिश करने और भेदभावपूर्ण कानून लागू करने का जिक्र भी किया गया था। अब दोस्तों, जब इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में पटल पर रखा गया तब संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 वोट पड़े। वहीं 26 वोट इसके खिलाफ भी डाले गए। दुनिया के 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया। जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई उनमें भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल थे। इजराइल ने वोटिंग के पहले भी संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की थी। इजराइल का दावा था कि यह प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद है और वो किसी और हिस्से को हड़प नहीं रहे हैं। दोस्तों, चीन और तुर्की तो पहले से ही इजराइल को घेरते आए हैं, खासकर इजराइल फिलिस्तीन और इजराइल सीरिया विवाद को लेकर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन का इजराइल में क्या काम और इजराइल चीन की दुश्मनी कैसे। तो दोस्तों, पिछले 1 साल से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए अब चीन भी वही चाल चल रहा है जो अमेरिका और रूस चलते हैं। जी हाँ, जिस तरह अमेरिका दुनिया भर के दूसरे देशों में घुसता है और वहां शांति बहाल करने की कोशिश करता है, हालांकि अशांति ज्यादा फैलाता है, और उसी तरह से रूस ने भी सीरिया में घुसकर सीरिया में आतंकवादी संगठनों को खत्म किया है। अब उसी तरह चीन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रूस और अमेरिका की तरह दिखाना चाहता है। और दोस्तों, इसके लिए पिछले साल ही चीन ने सीरिया में काफी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करे थे। और पिछले साल अप्रैल महीने में ही चीन के राजदूत जो सीरिया में स्थित है, उन्होंने इजराइल के खिलाफ सीरिया को कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक उपलब्ध करवाए। और दोस्तों, ये बात पिछले साल ही इजराइल को पता चल गई थी कि चीन सीरिया को मदद कर रहा है, और यह मदद केवल वित्तीय मदद तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के साथ दुश्मनी करने का चीन के पास दूसरा जो कारण है वह है ईरान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह की दुश्मनी है, जहां ईरान अभी अपने न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण पर कार्य कर रहा है, तो वहीं इजराइल यह कभी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बना ले, क्योंकि ईरान के परमाणु हथियारों से फिर इजराइल को खतरा है। और दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने बीते कुछ सालों में लगातार ईरान के परमाणु हथियारों के प्लांट और वैज्ञानिकों पर हमला करा है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। और चीन जो ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ अलग से गुट बना रहा है, वह इस समय ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब दोस्तों, बात करें तुर्की की, तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को तो इस्लामिक देशों का लीडर बनना है, इसलिए वह फिलिस्तीन में होने वाली किसी भी घटना पर इजराइल को कोसते हैं ताकि उनका नाम ऊंचा हो।
अब ऐसे में दोस्तों जब इजराइल के खिलाफ यह प्रस्ताव आया यूएन में और 87 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया, जिसमें तुर्की और चीन भी सबसे आगे थे और पाकिस्तान भी, उनको देख के भारत ने अपने दोस्त का साथ देते हुए अपने आप को वोटिंग से बाहर कर लिया। दोस्तों भारत ने अपना फर्ज निभाते हुए कारगिल में जो इजराइल ने भारत की मदद की थी उसको याद करते हुए इजराइल के खिलाफ वोट करने से साफ मना कर दिया। और दोस्तों भारत की तरफ से यह आभार देख इजराइल ने भी चीन के यार पर ऐसा हमला किया कि एयरपोर्ट से लेकर सब इजराइल ने राख में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरिया जो चीन की मदद ले रहा था, जहां चीन के राजदूत सैन्य मदद तक प्रोवाइड करवा रहे थे, उस पर नए साल की शुरुआत होते ही इजराइल ने मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी है। दोस्तों इजराइल की सेना ने बीते सोमवार तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दागी गई, जिसके बाद यहां से हवाई सेवा ठप पड़ गई। सीरिया की सेना के मुताबिक हमले में एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में जानमाल का नुकसान हुआ है। दोस्तों सीरियाई सेना ने कहा कि इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हो गए। इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को 1 साल के भीतर दूसरी बार निशाना बनाया है। वहीं इस हमले पर इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों पिछले साल 10 जून को इजराइल ने दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई हवाई हमले किए थे। इस हमले में एयरपोर्ट के रनवे सहित बुनियादी ढांचों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हालांकि मरम्मत करने के बाद इसे दोबारा फिर से खोल दिया गया था, लेकिन तब भी इजराइल ने सीरिया पर 2022 से लेकर अब तक 40 बार हमले किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल और सीरिया के बीच विवाद काफ़ी पुराना है। इसके पीछे की वजह गोलान हाइट्स इलाका है। यह गोलान पहाड़ी के नाम से मशहूर है। यह एरिया कभी सीरिया का था। 1967 में अरब देशों के साथ हुए युद्ध के बाद इजराइल ने इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। मौजूदा समय में इजराइल इस जगह पर करीब $317 मिलियन यानी कि करीब 23 अरब 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहा है। इस जगह की वजह से ही दोनों देशों के बीच टकराहट है। दोस्तों जिस तरह से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था उसकी उम्मीद चीन को नहीं थी, क्योंकि एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और उसी को देखते हुए सबसे पहले सीरिया में दूसरे देशों के रह रहे राजदूतों को सुरक्षित किया गया। दोस्तों सीरिया पर हमला करके इजराइल ने चीन को भी यह साफ संकेत दे दिया कि वे इजराइल और भारत के खिलाफ कितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन अगर वह पश्चिमी एशिया में आकर इजराइल के दुश्मन देशों में निवेश करेगा तो इजराइल उस देश को इतना बर्बाद करेगा कि चीन निवेश करता रह जाएगा, लेकिन बनना कुछ नहीं है। और बात रही भारत की, तो इजराइल और भारत हमेशा से ही पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए खड़े हैं और इसलिए हाल ही में LAC सीमा पर इजराइल ने चीन भारत की झड़प के बाद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा निर्मित रैमपेज मिसाइल भारत को भेजी, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो LAC सीमा पर चीन के टैंक से लेकर बंकर मिसाइल या रडार डिफेंस सिस्टम को एक हमले में तबाह कर सकती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।